एनर्जी जी नॉट ऑफ H2O गैस माइनस गिब्स फ्री एनर्जी जी नॉट ऑफ H2O लिक्विड। मैंने अगर जी नॉट लिखा है तो आप इनटू मोल भी कर लेना, क्योंकि जी नॉट 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप जब H2O गैस माइनस H2O लिक्विड करोगे तो जरा सोच के देखो, H2O गैस टाइम t इक्वल टू 0 पे तो 0 है, तो इसकी एनर्जी भी 0 ले लेते हैं। इसकी कुछ तो होगी, मान लो x है, तो डेल्टा जी माइनस एक्स जूल आई, तो यहां पे डेल्टा जी क्या आ रहा है, माइनस एक्स जूल। अब आप बोलोगे कि यार हम H2O लिक्विड की जगह कोई भी लिक्विड लेते और ऐसा एक्सप्रेशन लिखते तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वो वेपर के फॉर्म में तो 0 होता, तो हमेशा डेल्टा जी तो नेगेटिव होता। अब डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये एक्स जूल डेल्टा जी का 0 ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड जा रही है, तब तक जाएगी जब तक H2O गैस की गिब्स फ्री एनर्जी इतनी ना हो जाए कि डेल्टा जी 0 हो जाए। ठीक है सर, इन थर्मोडायनेमिक्स में हम लिक्विड वाले को लिखते ही नहीं, एक्वस का लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ऋषभ वर्मा, आप ये कॉन्सेप्चुअल एरर है कि आप लिक्विड का नहीं लिखते, आप सॉलिड लिक्विड गैस सबको भूल जाओ। आप थर्मोडायनेमिक क्या लिखते हो इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आप एक लॉजिक की बात करो कि सबकी एनर्जी रही होगी। थर्मोडायनेमिक्स में हम लिखते नहीं है, उसका एक डिफरेंट रीज़न है। जब आप इक्विलिब्रियम केसी केपी पर रिलेट करते हो उसका एक डिफरेंट रीज़न है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अभी मैंने कहा कि डेल्टा जी माइनस एक्स था तो उसको 0 आना था, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तब तक जाएगी जब तक ये 0 ना आ जाए। तो चलो मान लेते हैं, ये मैंने माना है, मुझे नहीं पता एक्चुअल वैल्यू क्या है, कि इसके 80 मोल हो गए और इसके 20 मोल हो गए और यहाँ पे डेल्टा जी हो गई 0। अब डेल्टा जी 0 मतलब ये इक्विलिब्रियम हो गया, किसी पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम आया होगा, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब सोच के देखो कि जिस कंटेनर पे मैंने कहा था आप एक क्लोज्ड कंटेनर ले लो और उसमें ना H2O लिक्विड ले लो और इसके ऊपर H2O गैस है, तो कितने यूनिट्स आए, 20 यहां पे लिखा है। अब सोचो ये जो H2O गैस है वो आप लिक्विड के सरफेस के ऊपर ना 20 मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो वो 20 मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वेपर प्रेशर। रावल्स ने सारे इक्वेशन इसी वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए दिए हैं और बहुत अच्छी चीजें भी लिखी हैं, लेकिन रावल्स के लॉ में भी गलतियां हैं। इनफैक्ट सारी केमिस्ट्री के लॉ में गलतियां होती है। अगर आप कोई भी लॉ देख लो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। उस एरर को ठीक करने की जगह ना जनरली हम क्या कहते हैं कि यार वो लॉ तो सही है, ये चीज़ें ही दो तरह की है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा गैसियस स्टेट में PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। कायदे से PV इक्वल टू nRT इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए गैस। अब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दिया है तो गलत कैसे बोले, तो वो क्या कहते हैं PV इक्वल टू nRT तो सही है, एक्चुअली गैस ही दो तरह की है। अगर इसको फॉलो करे तो आइडियल है, अगर इसको फॉलो ना करे तो नॉन आइडियल है। फिर छोटा सा लिख देते हैं कि नो गैस इज आइडियल गैस। तो कायदे से ये नहीं बोलते कि PV इक्वल टू nRT गलत है। मार्कोनिकॉफ रूल याद है आपको, वो भी गलत था। तो ये नहीं बोलते कि मार्कोनिकॉफ ने गलत बोला, कहते हैं यार अगर एडिशन वैसी हुई जैसे हमारे साइंटिस्ट ने बोला तो ये एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ है, और अगर नहीं हुई तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। अब कोई भी, अगर मैं भी ये बोलूं कि ये चीज़ ऐसी है तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऐसी होगी या तो नहीं होगी। तो कायदे से वो भी लॉ भी गलत था। तो रावल्स में भी गलती है, तो रावल्स लॉ भी गलती है, तो क्या करें, कायदे से तो लॉ ही गलत है। लेकिन उन्होंने कहा यार लिक्विड ही दो तरह का है, एक ऐसा लिक्विड जो रावल्स लॉ को फॉलो करे आइडियल, और एक ऐसा जो फॉलो ना करे नॉन आइडियल। अब जहाँ पे सही हो गया फॉर्मूला तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, जहाँ पे नहीं हुआ वो नॉन आइडियल है। हाँ, अब नॉन आइडियल का भी लॉजिक दे दिया कि बॉन्ड बॉन्ड सारी चीज़ें, उसकी बात भी कर लेंगे। तो लेकिन उस बात को समझने से पहले ना ये समझते हैं कि यार रावल्स लॉ में अगर गलती हुई तो कहाँ से इनिशिएट हुआ और एक्चुअल में वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या गिब्स फ्री एनर्जी से आप कन्विंस्ड हो कि हर लिक्विड इवोपोरेट करेगा एक टाइम पे, डेल्टा जी 0 होगा, जिस 0 पे जो भी गैस बनी होगी उसका जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, फाइन। तो अब आते हैं हम उस पार्ट पे जहां पे रावल्स ने जो एरर किया, एक्चुअल में वो एरर कैसे हुआ इसको समझते हैं। यानी बहुत सिंपल सी बात है, इवोपोरेशन को अगर मैं ठीक से समझाऊं, देखो यहां पे एक बॉटल रखी हुई है,
आपके घर पे भी पानी की ग्लास होगा, आप उस ग्लास पे भी इसको रिलेट करना। मैंने ना इसका कैप खोल दिया सॉरी। तो देखो इसमें ना मेरे हिसाब से देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वाटर मॉलिक्यूल। अब कैसे टू टाइप का ये समझना। देखो एक यहां इस बॉटल के इस पॉइंट पे एक ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें और सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल में एक डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा इसको समझते हैं। जो वाटर का मॉलिक्यूल उस बॉटल के अंदर है, जैसे ना ये बॉटल थी ने, तो हम दो तरह के वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक जो सरफेस पे है, एक जो यहां पे है। तो मैं कह रहा हूं कि जो यहां पे है उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते होंगे या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो सरफेस में वाटर का मॉलिक्यूल है उसको सिर्फ एक तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, उधर से नहीं मिल रहा। तो रावल्स ने ना इस चीज को एनालाइज किया। उन्होंने कहा, और इसी चीज को एनालाइज करके एक बहुत सिंपल सी लाइन उन्होंने डिफाइन की, और वो क्या थी, उन्होंने कहा यार जो मॉलिक्यूल इवोपोरेट करते होंगे ऊपर वो सरफेस से होते होंगे। इसका मतलब है ये वो मॉलिक्यूल है जो इवोपोरेट करते होंगे, लेकिन अंदर वाले मॉलिक्यूल इवोपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते होंगे। ये लाइन भी सही है। तो उन्होंने कहा यार इवोपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। पहले बताओ इससे कन्विंस्ड हो आप? इवोपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। पुनीत इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये वाली इस बात से कन्विंस्ड हो कि इवोपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर सरफेस फेनोमेनन है तो मॉलिक्यूल सरफेस से ही इवोपोरेट कर रहे होंगे, लेकिन ये लाइन बोलना कि इवोपोरेशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द सरफेस फेनोमेनन इज नॉट द करेक्ट लाइन। उसका रीजन है इवोपोरेशन तो और भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको ओपनली छोड़ूं कि सोचो कि यार इवोपोरेशन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता होगा, कितने सारे फैक्टर हैं जो आप सोच सकते हो, तो वैसे 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से समझना। सॉरी। फर्स्ट फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर, फोर्स। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया। मेरे हिसाब से ये 3 हैं। इन 3 के अलावा कुछ आपको और लगता है तो आप सजेस्ट करो, मैं लिख दूंगा। आयुष नेचर वाले को नहीं ले रहा हूं मैं अभी। इनफैक्ट अगर आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ लिक्विड की बात करोगे तो वो इंटरमॉलिक्यूल में कवर हो जाएगा कि अगर आप नेचर बदलोगे तो इन आपस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बदल जाएंगे। एनवायरमेंट प्रेशर के ऊपर अब्जॉर्ब बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। आयुष प्रेशर का कोई लॉजिक नहीं। बताओ कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो आप? बहुत सारे बच्चे प्रेशर लिख रहे हैं, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग आप पता नहीं क्यों लिख रहे हो। प्रेशर ऑफ सराउंडिंग के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकता है? इसका मतलब क्या मैं ये समझूं आप प्रेशर जो लिख रहे हो उसका ये मतलब है कि आप एक कंटेनर लो, सही है, और इस कंटेनर में ना 100 एटमॉस्फेयर की एयर है, पानी नहीं है, और यहां पे आपने ना वाटर लिया H2O एक कंटेनर में, और आप एक और कंटेनर ले लो और यहां पे 1 एटमॉस्फेयर की एयर है और यहां पे आप पानी ले लो। तो क्या आप ये बोलना चाहते हो प्रेशर से कि यहां पे मॉलिक्यूल पानी का ज्यादा कम करेगा और यहां ज्यादा करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर का प्रेशर होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सुरेंद्र कुमार कह रहा है सरफेस एरिया। आता हूं मैं सरफेस एरिया पे। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आप कंसंट्रेशन बोल रहे हो और सेम मॉलिक्यूल को इवोपरेट कर रहे हो तो बात अलग है। बॉइलिंग पॉइंट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर डिपेंडेंट नहीं है। ह्यूमिडिटी अगर आप कह रहे हो अक्षमित, तो वो अब अलग चीज होगी, फिर तो आप सेम चीज को बाहर लेके जा रहे हो यार। बॉइलिंग पॉइंट की बात अर्पित बिल्कुल नहीं कर रहे। सही है, ये वाली लाइन समझ आ गई। पहले जो आप बॉइलिंग पॉइंट लिख रहे थे, सॉरी प्रेशर लिख रहे थे, तो मुझे लगता है ये एग्जांपल ठीक है। और सोचो, तुम जितना कुछ सोच सकते हो सोचो। जितना सोचोगे वेपर प्रेशर में उतनी क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। मेरे हिसाब से ये 3 जगहों के अलावा और कुछ लगता है आपको? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इवोपोरेशन, रेट ऑफ इवोपोरेशन जो है, मेरे हिसाब से ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक वेंकटेश कह रहा है सरफेस एरिया। आता हूं सरफेस एरिया में भी। पहले सरफेस एरिया से पहले वेपर प्रेशर को एक बार और समझा रहा हूं। देखो लेट्स से ये लिक्विड था, आपने क्लोज किया तो ये इवोपोरेट किया वाटर और यहां से साइमल्टेनियसली कंडेंस किया। मैं बहुत बेसिक चीज नहीं बता रहा हूं, आई होप ये बेसिक चीजें आपको आती होंगी।
एट टाइम टी इक्वल टू 0 इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा था, उस समय कंडेंसेशन का रेट कम था। एक ऐसा टाइम आएगा जब इवापोरेशन कंडेंसेशन दोनों बराबर होंगे। द मूवमेंट इवापोरेशन के रेट एंड कंडेंसेशन के रेट बराबर हो गए, उस मूवमेंट को पकड़ लेते हैं। अब उस मूवमेंट पे ना यहां सरफेस में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, चलो समझाने के लिए कह लेता हूं कि यहां 50 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। दैट डजंट मीन कि 50 पे चीजें रुक गई होंगी, इक्विलिब्रियम है। अब 20 इवापोरेट कर रहे हैं, 20 कंडेंस कर रहे हैं, 20 इवापोरेट कर रहे हैं, 20 कंडेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये 50 तो फिक्स हो गए। द मोमेंट इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन रेट आर इक्वल, और वो जो 50 थे वो फिक्स हो गए। अब ये 50 वाटर के मॉलिक्यूल अपने सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस वेपर प्रेशर इज प्योरली डिपेंड अपॉन 3 मेन फैक्टर्स, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मैंने ये क्यों कहा, अगर ये लिक्विड वाटर की जगह कोई और होता और आपस में उन लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होती, तो इवापोरेट कम करता, तो 50 की जगह हो सकता है 30 पे इक्विलिब्रियम आता, तो वेपर प्रेशर कम होता, इसलिए मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा। द सेकंड थिंग व्हिच आई हैव रिटन इज टेंपरेचर। जरा ध्यान से देखो, इवापोरेशन के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंडेंट है। इवापोरेशन का मतलब है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसेस में लाना। एंडोथर्मिक कब आएगा, जब हीट डालोगे। हीट का मतलब टेम्परेचर। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर मींस इंक्रीज द इनपुट ऑफ हीट, इफ यू इंक्रीज द इनपुट ऑफ हीट मींस इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लीवेज। उतनी जल्दी आप तोड़ोगे बॉन्ड को, तोड़ोगे तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, तब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इससे मैं कन्विंस्ड हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप उसको गिब्स फ्री एनर्जी से भी रिलेट करोगे तो मैं उससे भी प्रूव कर सकता हूं, अगर आप उसको इक्विलिब्रियम से रिलेट करोगे मैं उससे भी प्रूव कर सकता हूं। log Kc2 by Kc1 del H by T वाला इक्वेशन आपको याद है, आप पुट करो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर अपने आप बढ़ते हैं। द थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बात पे बात कर रहे थे कि सरफेस फेनोमेनन होता है इवापोरेशन, तो सरफेस में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे इवापोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा, ये तो सही बात है। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, इसलिए थर्ड भी क्लियर है। तो इन तीन के अलावा वेपर प्रेशर आपको और कोई भी ऐसा फैक्टर लगता है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? वाटर इवापोरेट फास्टर इन प्लेट देन कप इवापोरेट सरफेस एरिया। मानव चौधरी ने तो एग्जाम्पल भी दिया है, प्लेट में रख रहा है, कप में रख रहा है। चल मानव तू अब ये कह रहा है करके मैं एक छोटा सा चीज़ और मानव को ही पूछ रहा हूँ। लेट्स से कि आई हैव 2 कंटेनर, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। ये मानव का कप और प्लेट का एग्जाम्पल हो गया, और बोथ हैविंग सेम टेम्परेचर। तो इसका वेपर प्रेशर P है, इसका वेपर प्रेशर P डैश है। आप बताओ P और P डैश में आपके हिसाब से बड़ा कौन है? किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस वाले कंटेनर का या इस वाले कंटेनर का? मोशन ऑफ लिक्विड तक तो प्रियांक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। कोई कह रहा है P डैश, कोई कह रहा है P, कोई कह रहा है सेम। सेम वाले खैर ज़्यादा है, P डैश वाले भी हैं। यार देखो, मैंने शुरुआत गिब्स फ्री एनर्जी से इसलिए की क्योंकि मुझे लगा ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक सी हैं। एक बहुत आसान सी चीज़ को समझना, आप कंफ्यूज भी कभी भी नहीं होगे। इस बात से आप कन्विंस्ड हो क्या? ये सब गिब्स फ्री एनर्जी भी छोड़ देते हैं। चलो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप बताना ट्रू है या फॉल्स है। वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर मेरे लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये लाइन आपको सही लगती है? सरफेस एरिया को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मेरे लिए वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे आप Kp कहते हो ना, तो मेरे लिए वेपर प्रेशर Kp है। प्रेशर का इफेक्ट की बात करेंगे अभी, थोड़ी देर रुक जा। कन्विंस हो? बस आप यस लिख रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी अगली लाइन सुनो, आप इस बात से कन्विंस हो तो अगली लाइन सुनते हैं। मैंने कहा कि यार वेपर प्रेशर एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या तो वो Kp है या तो वो Kc है। आपने इक्विलिब्रियम में एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ी होगी, Kp Kc is not depend upon concentration. Kp Kc is not depend upon concentration and the amount of solvent or reactant you are going to take. आप कुछ भी ले लो, Kp Kc कभी नहीं बदलता। Kp Kc को बदलना महापाप है। हाँ, Kp Kc टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। तो अगर आप ये कहते हो कि वेपर प्रेशर भी Kp Kc है, दैट मीन्स P और P डैश भी तो एक तरह का Kp है। तो अगर P और P डैश एक तरह का Kp है,
तो क्या कंटेनर के बदलने से केपी बदल जाएगा? आंसर इज नो। तो ये दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, जिसने भी पी डैश लिखा है उसके लिए, अगर ऐसा होता ना कि आप एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा ले लो तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ओशन होता ना उसके ऊपर पानी ही पानी होता ना। पॉइंट इज दैट कि ऐसा आपने बोला क्यों कि इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो मुझे लगता है थर्ड पॉइंट की वजह से। तो थर्ड पॉइंट क्या है ये समझते हैं। मैंने कहा पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप सॉल्वेंट बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या? देखो, अगर ना इस कंटेनर का मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं तो वो ऐसा आएगा, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो इस कंटेनर का अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूं तो ऐसा आएगा। काउंट करो यार, इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने कहा 12 है। अगर मैं इसका भी 1 सेंटीमीटर लेता तो इसमें भी तो 12 होते। ऐसा तो नहीं होगा यहां पे पानी सिकुड़ के बैठा हुआ है और वहां पे पानी खुल के बैठा हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर अगर आप लेते हो किसी भी कंटेनर में, अगर वो पानी है तो वो 12 ही मॉलिक्यूल कैरी करेगा। 12 अपने मन से कह रहा हूं। दैट मीन्स जब तक आप इस पार्ट को नहीं बदलोगे वेपर प्रेशर तो बदलेगा नहीं। इसका मतलब इन दोनों का वेपर प्रेशर वैसे भी सेम होगा क्योंकि वाटर का नेचर ही वही है। क्लियर है? कैलाश, अभी अभी आपने कहा कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वेपर, तब तो पी डैश इज ग्रेटर देन पी। बिल्कुल सही कहा कैलाश, क्यों नहीं है? मैं ये कब कह रहा हूं कि इवोपोरेशन बराबर है? अब मैं तुम्हें इसको दूसरी तरीके से समझाता हूं। देखो, अगर आप यहां पानी के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे वो 10 है, यहां पे पानी के मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे वो 200 है, तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो, यहां 10 है, यहां 200 है, यहां 200 क्यों? क्योंकि यहां इवोपोरेशन ज्यादा होगा कि सरफेस बहुत बड़ा है। बराबर है। ये 200 इतने वॉल्यूम पे प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा होगा, ये 10 उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इतने वॉल्यूम पे। ये भी पक्की बात है, नहीं तो केपी बदल जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट ही हिल जाएंगे। और मैं ये प्रूव भी कर सकता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, डेल्टा जी से। अब डेल्टा जी से प्रूव कैसे करूंगा? क्योंकि नेचर सेम है, वाटर है। अगर वाटर है तो वो हमेशा उसी पॉइंट पे डेल्टा जी को 0 लेके आएगा जहां उसके वेपर प्रेशर मैच कर रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज डेल्टा जी से निकाली गई है। हाँ बिल्कुल, अब तुम सही कह रहे हो। वेपर प्रेशर रिमेन सेम बट इवोपोरेशन रेट में बी डिफरेंट। परफेक्टली फाइन। क्लियर है? और तो कोई डाउट नहीं है? बट सर, जब वेपर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो इवोपोरेशन कम होगा। हाँ, तो क्या इवोपोरेशन कम होगा? क्यों कह रहे हो? कम है ज्यादा है उससे क्या फर्क पड़ा? हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। हाँ, अगर आप ये कहते हो, देखो जब आपने ये बोला इसलिए मैं कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक चीज दिमाग में बच्चों की आती है कि यार अगर ये कंटेनर को ओपन कर देते तो पानी का मॉलिक्यूल इवोपोरेट करता, ये बाहर चला जाता, तो वेपर प्रेशर मान लो 400 mm है, फिर तो 400 हो नहीं पाता, पानी इवोपोरेट करते ही चला जाता। अब पानी इवोपोरेट करता चला जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है जो आप अपने अभी कमेंट पर लिखा। देखो, होता क्या है कि जब मैं इस पानी को ऐसे ओपन रखता हूं ना, तो कायदे से इसको भी इवोपोरेट करना चाहिए, बट शायद इवोपोरेट उतना नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है समझना। उसका रीजन है, अभी जो स्टूडियो है हमारा, उसका अगर मुझे प्रेशर निकालना है इस पूरे रूम का, तो इसमें बहुत सारी गैस होंगी, दैट इंक्लूड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, एवरीथिंग। तो सबका प्रेशर होगा, सबको ऐड करके 760 होगा। ये तो मानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होता है। तो उस 760 में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट होगा। बट उसमें ना पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर भी होगा। अभी इस स्टूडियो का टेम्परेचर आई होप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का वेपर प्रेशर है, चलो मान लेते हैं 125 mm। क्लियर है? तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी जो स्टूडियो है, उस स्टूडियो पे, सॉरी इस रूम पे, अगर मैं टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करूं, ये मेरा स्टूडियो है और इसमें बहुत सारी गैसेस हैं और सारी गैस मिला के 760 mm ऑफ Hg है ना। Now this 760 mm of Hg actually is the partial pressure of oxygen, partial pressure of water, partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of helium, partial pressure of carbon monoxide and partial pressure of nitrogen, other बहुत सारे होंगे। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर है 125 mm। अब मजेदार बात क्या है, इस 760 में ना अगर वाटर का प्रेशर 125 है, कितना 125, तो मेरे एटमॉस्फेयर में वाटर ऑलरेडी 125 है अपने वेपर प्रेशर के बराबर। अब इस केस में अगर मैं इस बॉटल को ओपन करता हूं, ध्यान से सुनना, ओपन किया, ओपन करते ही ये सरफेस का वाटर एटमॉस्फेयर के वाटर का 125 के साथ सडनली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। नॉट ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल और नॉट ए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल कैन इवोपरेट। अगर ऐसा हुआ
तो उसको हम कहते हैं आज एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी 100% है। ऐसे केस में आपके ना कपड़े कभी सूखते भी नहीं है। लेकिन इन जनरल वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से 125 जिसका वेपर प्रेशर था, लेकिन एटमॉस्फेयर में ना वो 120 ही है। कितना है? 120। तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई 100 से, वो हो गई 90। अब ऐसे केस में मेरा वाटर बोतल जैसे ही मैं ओपन करूंगा, है ना, जैसे ही वाटर ओपन करूंगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल अब इवोपोरेट करेंगे तब तक जब तक मेरा एटमॉस्फेयर में वाटर का प्रेशर 125 ना हो जाए। तो इसीलिए आपके कपड़े सूख भी जाते हैं। इट कैन कंडेंस सराय, यार कंडेंस तो तब होगा ना जब आप ये बोलो कि वेपर प्रेशर 125 है और एटमॉस्फेयर में 200 mm है। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो कंडेंस होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए कंडेंस तो होते ही नहीं है, इवोपोरेट जरूर होते हैं। ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर बहुत मुश्किल होती है। क्लियर है? हाँ ध्रुव, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा 760 होता है, बट उसका भी एक लॉजिक है। अब वहाँ मैं नहीं जाना चाहता अभी। क्लियर? अभी तक इस वाले पार्ट में कोई डाउट नहीं है। तो मैंने अभी दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि अगर मुझे वेपर प्रेशर के रीजंस को, वेपर प्रेशर के लॉजिक को डिफाइन करना होता तो मेरे लिए 3 फैक्टर्स हैं। अब आपकी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कोई और फैक्टर है तो सोचो। Any other factor which can able to change the vapor pressure of liquid apart from these 3 factor? ठीक है, विघ्नेश आ रहे हैं बहुत जल्दी में। पहले थ्योरेटिकल डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे। आयुष बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है, नहीं यही 3 है। अथर्व करता होगा। देखो क्या होता है, जब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं ना, तो आप जितना ज़्यादा सोचोगे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उतनी ज़्यादा मिलते भी जाएगी। इसलिए बहुत जल्दी कंक्लूड नहीं करके सोचने की कोशिश करना। एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ ये कि वेपर प्रेशर मैंने कहा 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी अभी हमने बात की है ना। रावल्स में प्रॉब्लम पता है कहाँ से स्टार्ट हुई है? आपने कहा वेपर प्रेशर 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर। सेकेंड क्या था? टेम्परेचर। थर्ड क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो जिसको भी फॉर्मूले बनाने हैं उनको ये 3 फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। रावल्स ने कहा मेरा फॉर्मूला ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वैलिड है, तो टेम्परेचर को हटा देते हैं। वो कहते हैं जी 25 डिग्री में ही निकाल लो आप सारी चीज़ें, या 30 पे ही निकाल लो, जो टेम्परेचर आपको चाहिए, टेम्परेचर को मत बदलो। तो ये हट गया। नाउ 2 फैक्टर्स रिमेन। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रावल्स ने इन 2 में सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर किया है, इसको कंसिडर किया ही नहीं। तो क्या रावल्स लॉ सही होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। तो है भी नहीं सही। इसीलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आता है, इसलिए आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक चीज़ें चले जाती हैं। क्या रावल्स को ये पता नहीं था? बिल्कुल पता था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर ही नहीं था कि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूनिट दे पाएँ और उस यूनिट को रिलेट कर पाए। इसीलिए वो उसको ठीक तरीके से अप्लाई कर नहीं पाए और इसीलिए वो फॉर्मूला हर जगह वैलिड ही नहीं हुआ। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्या ये बोलना ठीक है किसी भी कंटेनर में अगर मेरे को आपने वेपर प्रेशर में सिर्फ एक चीज़ बोली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यार ये तो पक्की बात है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर में अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं उसको बढ़ा तो नहीं सकता। मैं ये तो नहीं बोल सकता पानी के मॉलिक्यूल छोटे हो जाओ, 1 सेंटीमीटर में 100 की जगह 200 हो जाए। मैं कम जरूर कर सकता हूँ, सॉल्वेंट को ऐड कर दूंगा तो कुछ सॉल्वेंट सरफेस में आ जाएंगे। तो पहले 100 थे, अब 80 हो गए, 80 हो गए तो कम हो गए, कम हो गए तो वेपर प्रेशर उसी प्रोपोर्शनल में कम हुआ होगा। तो उनका लॉजिक सिंपल सी बात यही थी कि जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो पानी में तो वो सरफेस में आते हैं और सरफेस में पर सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कम करते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई लॉजिक ही नहीं। अब सोचो आपने सॉल्यूट डाला, उसने कम कर दिया, लेकिन उसने एक नया बॉन्ड बना दिया वाटर के साथ, तो वो रावल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता और गलत आंसर देता है। लेकिन उन्होंने कहा यार ऐसा ऐसा सोचो मत, बस आप डालो और पर सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया। अब उसको मैं रिलेट करता हूं। तो रिलेट करने का तरीका क्या था? उन्होंने कहा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्यों कहा ऐसा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब सॉल्यूट उतना कम है।
सॉल्यूट जितना कम है इसका मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा है, इसका मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ज़्यादा है। तो सिंपल सा लॉजिक था। प्रोपोर्शनल को हटाना था तो कांस्टेंट ले आए, तो कांस्टेंट मान लो के आया। साइमल्टेनियसली ये आपने प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी, साइमल्टेनियसली जब आप कंडेंसेशन या इवापोरेशन की भी बात करोगे तो इस के को भी आप हटाना चाहोगे। अब मैं इस के को कैसे हटाऊंगा ये समझना। तो क्या मैं ये लिखूं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा मैंने क्यों लिखा, के की जगह मैंने पी नॉट डैश क्यों लिखा ये सुनना। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं 1 ले लूंगा, कितना, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं 1 लूंगा तो जो भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वही तो के है। सोच के देखना, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होगा तो जो प्रेशर होगा एक्चुअल में वो प्योर सॉल्वेंट का होगा, कि आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 ले रहे हो, इसीलिए के की जगह मैंने पी नॉट लिखा। तो ये रावर्स का लॉ था, लेकिन ये लॉ हर उस जगह पे गलत होंगे जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे और वहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की सारी स्टोरी भी शुरू होती है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ये सारे ग्राफ व्राफ ये सबको आते होंगे, बेसिक्स सी चीजें। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, फिर वापस से थ्योरी पे आ जाऊंगा। कैलकुलेटर लेना, नोट पेन नोटबुक पेन सब कुछ लेना, फटाफट सॉल्व करना और वेट मत करना मेरा। हाँ शुभम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बच्चे पूछते हैं सर जब लॉ गलती होता है तो पढ़ते क्यों हैं। पहली बात तो यार आप पढ़ते क्या हो, आप साइंस की डिस्कवरी तो पढ़ रहे होते हो। तो जब आप पढ़ते हो तो एक एक्सपेरिमेंट उसको गलत करता है, फिर आप नई चीज़ सीखते हो, इसी को तो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस। आप कोई मैच्योर्ड साइंस नहीं पढ़ रहे हो कि सब कुछ सब दुनिया के बारे में हमें पता चल गया, ले बेटा आप तू पढ़। वो ये कह रहे होते हैं कि यार हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी आपका काम है इससे आगे लेके जाना। तो इसलिए लॉ पढ़ते रहो, गलत है सही है, लॉजिक यूज़ करते रहो, सही सही चीज़ें निकालते रहो। एनीवे चलो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा जल्दी आंसर करना। ये ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ के ओस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। आई होप वाला आता होगा सबको। साइना थोड़ी देर मैं बताता हूँ आंसर, थोड़े बाकी बच्चों का आंसर देख लो पहले। ये भी प्रीवियस ईयर से है, वैसे इजी है फिर भी लिया है मैंने। अच्छा दोनों बच्चों का आंसर अलग है। संजीव आंसर ABCD में देना, 1 2 3 4 में नहीं। वेंकटेश आंसर गलत आया तुम्हारा। ऋषभ 3 आंसर आ रहे हैं। अच्छा ऋषभ, मैं ओस्टवर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर या पहले ओस्टवर्ड समझा दूँ। ओस्टवर्ड कितने को आता है, क्या उसको समझाने की जरूरत है? नहीं है तो सीधे क्वेश्चन में आता हूँ, नहीं तो पहले उसको समझा के फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओस्टवर्ड कितनों को डाउट है? मेघना ए आंसर आप कह रहे हो, आंसर तो बी है। ए बोल रहे हो आप, क्यों? आंसर गलत तो नहीं है। ड्राई एयर स्लोली पास थ्रू 3 सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 C2 C3 C1 C2 C3, ठीक है। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल NaCl सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट शोन इन द फिगर इफ वेसल टू गेन वेट। अच्छा ये गेन कर रहा है एंड वेसल 3 लूज वेट, ये लूज कर रहा है। अच्छा तो इसका मतलब है C2 इज ग्रेटर देन C1, इसका ये कंसंट्रेशन है। ओह सभी ओस्टवर्ड समझना चाह रहे हो पहले, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में दोबारा से आता हूं, पहले मैं एक बार छोटा सा ओस्टवर्ड के बारे में बता दूं। देखो ओस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट जेई के सिलेबस में है, इसीलिए उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कभी भी ओस्टवर्ड को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका सिलेबस में तो आपने पढ़ा होगा। थोड़ा डायग्राम गड़बड़ सा बन रहा है, एडजस्ट कर लेना।
देखो क्या होता है ओस्टवर्ड में, जैसे ना वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मान लेते हैं हमने 125 कैलकुलेट किया, तो पहले ही समझो कि 125 क्यों आया, या ये कह लो कि 125 आपने कैलकुलेट कैसे किया। तो वेपर प्रेशर कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है ओस्टवर्ड डाइल्यूशन या ओस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ओस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट है क्या, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करते हो, एक सोल्यूशन लेते हो फर्स्ट कंटेनर में, सेकंड में आपने सॉल्वेंट लिया, थर्ड में आपने एक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस डाला। हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं ना जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी तरह। अगर आपने नया नया मोबाइल लिया हो तो उसमें एक छोटा सा पैकेट डाले रखते हो, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस ही होता है, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वही हाइड्रोस्कोपिक थर्ड कंटेनर में। सो देयर आर 3 कंटेनर, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन, सेकंड कंटेनर कंसिस्ट ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड कंटेनर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक। अच्छा, अब ना एक ड्राई एयर आपने पास की पास करते वक्त ड्राई एयर का मास यहां पे मेजर कर लिया। जो मैं मास मेजर करने की बात कर रहा हूं वो अलग अलग कंटेनर्स में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो जब ड्राई एयर पास की तो चलो मान लो उसका वेट है 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम। दैट मीन्स ये ड्राई एयर जब सोल्यूशन में आई तो उसका टोटल मास 10 ग्राम है, एज्यूम किया मैंने 10 ग्राम है, कितना, 10 ग्राम। सोच के बताओ, जब ये ड्राई एयर यहां से होते हुए यहां जाएगी तो इसका मास 10 ग्राम ही आएगा या ज्यादा आएगा, फटाफट लिखना। ड्राई एयर फर्स्ट चैम्बर में गई तो उसका मास 10 ग्राम था। अब फर्स्ट चैम्बर से जब सेकंड चैम्बर में जाएगी तो एक और मीटर लगा हुआ है जो उसका वेट कैलकुलेट कर लेता है। तो जब सेकंड चैम्बर में जाएगी तो उसका मास 10 ग्राम होगा या ज्यादा होगा। चलो सारे मोर लिख रहे हो, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये वेट अब बढ़ा हुआ आया 15 ग्राम। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि 5 ग्राम बढ़ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 ग्राम क्यों बढ़ा, तो भी आप बता दोगे यार वो वाटर जो आया होगा अब वो ड्राई एयर में ऐड हो गया होगा। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। तो देखो यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में है सॉल्वेंट के, और ये ना अपने वेपर प्रेशर को कोरिलेट करते होंगे, बराबर है। तो जैसे ही ड्राई एयर आई ये सारा वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया। अब आप सोचोगे यार सारा कैसे हो सकता है, तो जरा इस मैकेनिज्म को दोबारा समझते हैं थोड़ी देर के लिए। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये अपने इक्विलिब्रियम पे है, तो यहां पे ना 50 वाटर के मॉलिक्यूल है, कितने, 50। समझना, ड्राई एयर मान लेते हैं ऊपर से आई, एक वाटर का मॉलिक्यूल खींच ले गई, तो ये 50 का कितना हो गया, 49। तो एक पानी का मॉलिक्यूल और उड़ेगा, 50 हो जाएगा बैलेंस। फिर से ड्राई एयर आई, एक और ले गई। तो देखो अब समझना, ड्राई एयर में पहले 0 था, इसके अंदर 50 थे, एक ऊपर आया तो एक उड़ गया, तो यहां 50 यहां 1, करेक्ट। फिर एक और उधर चला गया तो यहां 49, फिर से एक उड़ गया 50, वहां 2 ड्राई एयर में। तो 2 3 4 5 जैसे ही ड्राई एयर में 50 हो जाएंगे यहां पे भी 50 हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। अब डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। तो जब ड्राई एयर यहां से आगे निकलेगी तो वो पूरे 50 मॉलिक्यूल लेके निकलेगी जितना इसका वेपर प्रेशर था। नहीं, कभी कम नहीं हो सकता, ठीक है। ऊपर से गया क्या, क्लियर है ये लाइन, जो समझ आई या नहीं आई पहले ये बताओ। ठीक है, क्लियर है, चलो जल्दी समझ गए। तो अब जो 5 ग्राम वेट इंक्रीज आया तो वो इसका मतलब है पूरी तरह से ये पानी के मॉलिक्यूल की वजह से रहा होगा, है ना। अब इसके आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है, ये ना सॉल्यूशन लिया है मैंने, अब यहां पे उसका सॉल्वेंट लिया है, और आपको पता है सॉल्वेंट का प्रेशर तो सॉल्यूशन से भी ज्यादा होगा। तो अगर सॉल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट से भी ज्यादा हो तो क्या ये बोलना ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहां मैंने आपको एग्जांपल में लिए थे कि मान लो 50 वाटर के मॉलिक्यूल, देखो ऐसे काउंटिंग पॉसिबल नहीं, समझाने के लिए 50, तो सॉल्वेंट में ना 50 से तो ज्यादा ही होंगे। तो चलो मान लो 70 वाटर के मॉलिक्यूल है, क्योंकि सॉल्वेंट का प्रेशर तो वाटर सॉल्यूशन से ज्यादा रहा होगा। अच्छा, शुभम कह रहा है जब तक 50 नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये हम नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करते हैं, ड्राई एयर तो हम पास कर रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा है। हम ड्राई एयर को पहले सोल्यूशन में लाते हैं, वेट करते हैं कि इक्विलिब्रियम बन गया होगा, फिर सेकंड चैम्बर को ओपन करके आगे की तरफ लाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सारा वाटर का मॉलिक्यूल आया हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 70 था, अब जब ड्राई एयर इसके अंदर एंटर की ना सेकंड कंटेनर में, अब वो एक्चुअल में ड्राई नहीं है, उसमें पहले से वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं, 50। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां जब सेकंड से थर्ड में आएगी तो यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उसके नंबर्स कितने होंगे, 50 70 20 कितने,
थर्ड कंटेनर में जब आएगा, ये वाली एयर जब सेकंड से होते हुए थर्ड पे आएगी, तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? शुभम गलत, सार्थक रॉन्ग। यार समझे नहीं आप, मैं ठीक से बता नहीं पाया, एक बार दोबारा बताता हूं। देखो ये ना फर्स्ट कंटेनर में सोल्यूशन है, दोबारा सुनना। आप सही आंसर आ रहे हैं, शुरुआत में गलत आए तो मेरे को लगा कि मैंने ठीक से बताया नहीं। मैं कह रहा था यहां 50 थे, तो ये जो ड्राई एयर थे ना उसमें पूरे 50 आ गए थे। अब यहां पे 50 थे, तो जब 50 थे तो यहां 70 थे, तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा, तो इसका मतलब 20 ऐड हुए होंगे, तो जब यहां होंगे तो वो तो 70 आए होंगे। लेकिन ये जो वेट इंक्रीज आया होगा ना, वो 70 की वजह से नहीं, 20 की वजह से आया होगा, क्योंकि पहले से 50 थे, तो अब यहां पे वेट इंक्रीज होकर 16 ग्राम हो गया। तो क्या ये बोलना ठीक है? फर्स्ट कंटेनर का समझना, W1 फर्स्ट कंटेनर का वेट इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड वेट इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसका रीजन क्या है कि इसमें 70 थे, इसमें पहले से 50 थे, तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल आए वो 20 आए, और वो 20 क्या है? P नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं ना और उसको रिलेट करूं, तो वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है। आप सोचो, जब यहां से आगे निकलेगा तो ये तो 70 को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर चुका होगा, यहां वेट डिक्रीज होगा, तो ये जो डिक्रीज है ना W3, वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। तो आपको तीनों चीजें आपने कैलकुलेट कर ली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? फाइन। सेकंड में 20 मॉलिक्यूल कैसे आए? अर्पित, पहले में 50 थे, दूसरे में 70 थे, तो पहले से 50 थे, तो 20 और आ जाएंगे तो 70 हो गए, तो 20 इसलिए आए। ठीक है, फाइन, क्लियर है, लिख रहे हो आप। तो अब इस क्वेश्चन में आएगा मजा। अब मुझे लगता है आप समझ जाओगे बी कैसे आ रहा है या सी कैसे आ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2, इसकी कंसंट्रेशन है C3। अब आप सोचो कि फर्स्ट कंटेनर फर्स्ट कंटेनर से आपने एयर पास की, जब यहां एयर आई होगी तो इसके सारे वाटर के मॉलिक्यूल तो यहां आ गए होंगे। अब सोचना, इस वाले कंटेनर में जब आएंगे तो अगर इसका वेपर प्रेशर मान लो x है और इसका वेपर प्रेशर मान लो y है, अगर x ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला जब आएगा तो कंडेंस कर देगा, लेकिन अगर x कम होगा तो ऐड हो जाएगा। अब वो क्या लिख रहा है कि यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। इफ द वेसल गेन 2 वेट एंड देन 3 लूज, तो यहां गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि जो गैस इसके अंदर आई उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कम थे, इसीलिए वेट गेन किया। कम थे का मतलब क्या हुआ कि इसका प्रेशर ज्यादा है इससे, C1 से, तभी तो यहां कम है। लेकिन जैसे ही C3 पे आया, अब ये क्या हुआ? बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब है C2 का प्रेशर जरूर ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू C1। ये लाइन समझ आई? प्रशांत इतना बड़ा बड़ा मत लिखा कर डैश डैश करके, ठीक है? क्लियर है? थोड़ा फास्ट फास्ट करना है यार, क्वेश्चंस बहुत हैं, अभी बहुत सारे बच गए। एक क्वेश्चन और है इसी के ऊपर, इसको करो तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ड्राई एयर वाज सक्सेसफुली पास थ्रू ए सॉल्यूशन, इसको कैलकुलेटर यूज करना, ठीक, कैलकुलेटर यूज करना। वेंकटेश डी कैन ऑल्सो भी करेक्ट, एक बार देख लूं। इस क्वेश्चन के बाद देखता हूं वेंकटेश, आपने डी बोला है, मुझे याद आ गया, एक बार और देखूंगा क्वेश्चन को, पहले ये वाला कर लेते हैं। पीयूष, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इस पे एक बार और बता देते हैं। ड्राई एयर वॉज सक्सेसिवली पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सल्यूट इन, आप तब तक सॉल्व करो, मेरा मत देखो, बस मैं डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए। ड्राई एयर इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है।
द लॉस वेट dry is passed through 5 gram solute in 180 gram water, then pure water. The loss in weight of solution was 2.5 gram and that of pure solvent is 0.04. अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ का वेट हो रहा है 2.50 और यहाँ का जो वेट है 0.04 ग्राम. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इज. सबने ए लिखना शुरू कर दिया. सबका ए आ रहा है. चलो ठीक है, आई होप ये वाला आसान था. देखो इसमें ये कह रहा है कि जब आप, मैंने आपको एक बात बताई थी ओस्टवर्ड वाले में कि जो वेट लॉस या वेट गेन की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग होते हैं. कई बार ना वो ना इस ड्राई एयर का वेट को मेजर करते हैं. समझना, इसमें ना एक चीज़ लिखी है, इससे कंफ्यूज मत होना. मैं पढ़ते वक्त मुझे लगा कि ये मेरे को बताना था. यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस इन वेट, तो आप सोच रहे हो कि लॉस क्यों हुआ. तो कई बार ना वो इस लिक्विड का भी वेट को मेजर करते हैं. अगर आप लिक्विड का वेट मेजर करोगे तो वो लॉस आएगा, और अगर आप इस एयर का वेट को मेजर करोगे तो वो गेन आएगा. तो बस इतनी सी बात है, कॉन्सेप्चुअली दोनों सेम है. अच्छा, अब आप ये देखो कि जब आप फर्स्ट कंटेनर से आते हो 2.5 है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू 2.50 एंड सेकेंड वाले में 2.4 गेन हो रहा है. इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके प्रेशर के बराबर होगा, या डिफरेंस ले लें तो किसके प्रेशर के बराबर होगा. एक चीज और लिख लेता हूं मैं, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट प्रोपोर्शनल टू 2.50 प्लस 0.04. एक चीज और लिखी जा सकती है कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो डिफरेंस आ रहा है, और वो 0.04 के बराबर है. तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है. तो वहां से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं. पहले बताओ ये पूरा क्लियर है? क्लियर है? मोरलेस सबके ए आए, इजी था, मुझे लगता है ए ही आंसर होगा. लेकिन फिलहाल इसके आगे करने की जरूरत है. ये क्लियर है सबका? शुभम, ठीक है, मैं एक बार आंसर देख लेता हूं, ए है या नहीं. ए आंसर है. क्लियर? फाइन. तो अब अगले क्वेश्चन में आ जाए. ये 2018 का है शायद. इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हो, बट ये लास्ट ईयर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है. रिजल्ट याद रखना पड़ेगा आयुष. यार जो थोड़े से इजी क्वेश्चंस होंगे, मैंने एक्चुअली 2018-17 से लेके शुरू के तो लास्ट के सारे लिए, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चलेगा ना, सीधे सीधे आंसर बताते चले जाऊंगा. आई होप थोड़ा टाइम बच जाएगा. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना. मोलर यूरिया सोल्यूशन फ्रीज एट -8. फ्रीजिंग पॉइंट सबको याद है, डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी इंटू वेंट्स ऑफ फैक्टर I. वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में सबको क्लियर आइडिया है, या वेंट्स ऑफ फैक्टर की थोड़ी थ्योरी बता दूं? आई कैसे यूज करना है ये क्लियर है? फास्ट कमेंट करना. ग्रेट, सबने कहा है क्लियर है. यार एक या दो ही बच्चों ने कहा है कि नहीं है, बाकी सबने क्लियर है, तो अब थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए अभी तो नहीं बता पा रहा हूं. नोट से पढ़ लिया, ग्रेट, ठीक है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मोलर एसोसिएशन में संभूति प्रॉब्लम होती है. अच्छा ठीक है, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं लाया हूं अगर मैं खत्म कर पाया टाइम से, उसके बाद टाइम बचा तो मैं बता दूंगा. ठीक है,
देखो, तो मोलर यूरिया फ्रीजेज एट इतना, इसका क्या मतलब है, इससे ना आप 1 मोलर, ए मोलर यूरिया का मतलब हम ये कह सकते हैं 1 मोलर, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी। यूरिया डिसोशिएट भी नहीं करता और एसोशिएट भी नहीं करता, इसलिए वेंट्स ऑफ फैक्टर आई कितना होता है 1। तो आई में ले ही नहीं रहा इसमें। देखो, अगर डेल्टा TF की वैल्यू 1.86 दी है, मोलैलिटी आपकी 1 है, तो क्या मैं ऐसा लिख लूं, इसका मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से उन्होंने KF दे रखा है, ये जो फर्स्ट लाइन है उससे मैं KF निकाल लेता हूं। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, सेकंड वाला पार्ट याद रखना, KF इज ए फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूट, तो KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी इनटू वेंट्स ऑफ फैक्टर आई। अच्छा, आप डेल्टा TF कितना दे रखा है, 0.02046, KF कितना है 1.86, मोलैलिटी कितनी दे रखी है एसिटिक एसिड की 0.01, वेंट्स ऑफ फैक्टर आई। अब आप क्या आई यहां से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये बताओ। ठीक है सर, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.00, एक ही बात नहीं है, 0 ही तो होता है, अगर आप डिफरेंस भी लोगे यार ज्ञानेंद्र वही चीज आएगी ना। तो आई होप यहां से आप वेंट्स ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, निकाल लोगे। बोलो हाँ, KF तन्मय, जनरली KF फंक्शन सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का नहीं, मैंने पहले ही बताया ना। तो अब आई आप निकाल लो। अब आई को कैसे यूज करना है मैं इस पे आता हूं। देखो, क्या ये कहना ठीक है कि यहां पे एसिटिक एसिड आपने लिया है, तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट करेगा, तो मैं पहले उसके डिसोशिएशन की बात कर लेता हूं। तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट करके आपको क्या देगा, एसीटेट आयन और H+। देखो, इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है, इसका क्या मतलब है, इसको पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पीएच की बात करी है तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, ओह सॉरी, एज्यूमिंग दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, तो हम 0.01 मोलर ले सकते हैं। तो ये हो गया 0.01 इंटू 0.01 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, नाउ 0.01 प्लस अल्फा बाई 0.01 मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल मोल, ये आई है ना, और आई अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, तो आप अल्फा निकाल लोगे। आपने अल्फा निकाल लिया तो आपको H+ की कंसंट्रेशन मिल गई, H+ की कंसंट्रेशन मिल गई, तो pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ अल्फा, तो pH आ गया। क्लियर है। तो पहले मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से वेंट्स ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट किया, फिर उस आई से अल्फा निकाला, फिर माइनस लॉग ऑफ अल्फा करके pH निकाल लिया। क्लियर है। आई 1.1 किसी ने बताया भी है कैलकुलेट करके, आई होप ठीक है। आंसर बता दूं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। कैलाश ने बी लिखा है, सार्थक, वेंकटेश, सब ने बी लिखा है, बिल्कुल करेक्ट। बहुत फास्ट कैलकुलेट किए यार, ये क्वेश्चन इजी था। अब जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं बता दूंगा, ये वाला अच्छा है, ये वाला करना। चलो ये देखते हैं। 100 ग्राम दिस सोल्यूशन, वेपर प्रेशर इक्वल टू 400 टर्क, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इतना, सेम टेम्परेचर, सोल्यूशन कूल टू इतना, व्हाट मास विल बी। अच्छा क्वेश्चन है। मेघना थोड़ा लेट हो गए आप, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप लाइव क्लास में, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और आंसर भी पता चल जाएगा सही निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। अर्पित C इंटू 1 माइनस अल्फा आप कभी भी लिख सकते हो, जब आपको अल्फा को नेगलेक्ट करना है एक बार उसको बुला देना, अटेंडेंट है क्या। वंशराज कैलकुलेट करके निकाला। एक सेकंड मेरे को भी पढ़ने दो यार। 100 ग्राम C6H12O6 solution has a vapor pressure is equals to 40 torque at certain temperature.
100 ग्राम एक सोल्यूशन है, सल्यूट तो दिया नहीं है, तो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का है। वन 100 ग्राम सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 40, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इतना सेम टेम्परेचर। द सोल्यूशन, एक सेकेंड, इन्होंने सोल्यूशन और प्योर का प्रेशर दिया हुआ है, तो उससे मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ। मोल फ्रैक्शन से फिर वेट कैसे आएगा? ओके, ये 100 ग्राम दिया है। वी कैन, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यूरिया में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, आप वेंट्सो फैक्टर I1 ले सकते हो। चलो मैं इसको बता रहा हूँ। देखो, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यार मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मेरा मेथड लंबा है, अगर आपको इससे कम वाला दिख रहा होगा तो मुझे बताना, बट मुझे ये सिंपल सा लग रहा है। तो यहाँ पे P नॉट ऑफ वाटर दे रखा है 40.8 माइनस 40 बाय 40.8, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे हमारे, मान लेते हैं कि सॉल्यूट का वेट x है, मॉलिक्यूलर मास m है, तो x बाई m प्लस 100 माइनस x बाई m। तो ये एक इक्वेशन मेरी फर्स्ट वाले पार्ट से बन गई। इफ द सोल्यूशन इज कूल टू माइनस इतना, व्हाट मास विल बी सेपरेटेड आउट, इतना ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे ना मॉलिक्यूलर मास दे रखा है किसका, इसको तो 18 ले लेता हूँ, ये C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, आप यहाँ पे रख लेना, तो इससे आपको x मिल जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये जो सॉल्यूट है वो, मान लेते हैं x की वैल्यू 20 ग्राम आई। इसको जरा ठीक से सुनना, यहाँ से सॉल्व करके मैं अभी मान रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कितना आया, मैंने माना कि x 20 आया, तो क्या मैं ये बोलूँ कि वाटर 80 होगा? इसको सॉल्व करने के बाद, ये करेक्ट नहीं है, ये आप सॉल्व करना कि भाई ये 20 है, ये 80 है। मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ। देखो फ्रीजिंग पॉइंट में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को समझाता हूँ पहले मैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। आप जीरो भी बोल सकते थे, लेकिन जीरो क्यों नहीं बोलते? अगेन द वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ Kp एंड Kc, तो वो जीरो कभी हो नहीं सकता, इसलिए वो सॉलिड के बराबर बोल देते हैं। सॉरी। अब हम करते क्या हैं कि मान लो आपके पास वाटर है ना, आपने कहा वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट जीरो है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जीरो का ये मतलब नहीं कि जीरो पे वो आइस बन गया होगा, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट है। देखो होता क्या है, आपने कभी देखा है कि जब आप पानी को फ्रिज में रखते हो और आप कुछ टाइम के बाद निकालते हो तो पूरे आइस में कन्वर्ट नहीं होता, 80% आइस होता है, 20% वाटर होता है। आप ऐसे जब कोई स्पून से टच करते हो तो पानी निकल आता है, और कई बार आपने देखा होगा कि लेयर सी बनी रहती है। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में किसको बोलोगे? तो एक्चुअल डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की है कि 0 डिग्री वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट डजंट मीन कि जीरो पे वो आइस में कन्वर्ट होगा, वो एक्चुअल में वहां से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं 0 डिग्री में वाटर को लूंगा तो बिल्कुल आइस नहीं बनती, वो सिर्फ उसका वेपर प्रेशर को मिनिमाइज कर देता है। आइस बनने के लिए तो -1 -2 तक हम लेके चले जाते हैं। अब इस बात को समझो, मैंने पहले ये कैलकुलेट किया कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, फर्स्ट वाले पार्ट से शायद सबने भी कैलकुलेट किया होगा कि उसमें ना सॉल्यूट 20 है और सॉल्वेंट 80 है। इस बात से सब कन्विंस्ड हो, मैं अब इसको हटा रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है ये देखो, मैंने कहा यार मेरे पास एक सोल्यूशन है, सिंपल सी बात है, और इस सोल्यूशन में सॉल्यूट है 20 ग्राम और सॉल्वेंट है 80 ग्राम। ये लाइन समझ आई? 20 ग्राम मेरे को पता नहीं है, कैलकुलेट करना। तो 20 ग्राम और ये 80 ग्राम है, ये मैंने रिलेटिव लोअरिंग से यहां तक कैलकुलेट कर लिया। अब आप सोचो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट थी, अब 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट थी, लेकिन हमने फ्रीज कितना तक किया? -0.93। ठीक है, शिवलीला आपका चैट दिख रहा है, जब आपके कोई डाउट होंगे तो तब मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, अर्पित 50/3 आ रहा है, अच्छा ठीक है, 2 सेकंड रुक। तो -0.93 अब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट थी। अब 0 डिग्री में ना वाटर आइस में बनना स्टार्ट होता है, लेकिन अगर मैं -1 तक करूंगा तो काफी सारा वाटर तो आइस में कन्वर्ट होगा। मजेदार बात क्या है कि हमारे फॉर्मूले में जो वेट आता है वो सिर्फ सॉल्वेंट का आता है, आइस का नहीं आता। इसका मतलब है अगर मैं ऐसा लिखूं, डेल्टा TF इक्वल टू KF, मोलैलिटी, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000, वेंट्सो फैक्टर 1 लिया। अच्छा, अब डेल्टा TF को मैं रख देता हूं 0.93,
KF मुझे KF 1.86 दिया है, 1.86। वेट ऑफ सॉल्यूट कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट 180 है। वेट ऑफ सॉल्वेंट मैं अभी 80 नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि 80 तो टाइम t इक्वल टू 0 पे था और वो शायद 0 डिग्री पे होता, लेकिन अगर 0.93 किया, अब तो उस 80 में से वाटर कुछ आइस बन गया होगा, और मैंने आपको क्या मोलैलिटी में आपको सिर्फ वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना था। तो अब यहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लो। वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लो आपका 60 ग्राम आया, मान लिया। तो अगर 60 ग्राम आया, पहले कितना था 80, अब कितना है 60, तो कितना ग्राम पानी आइस में कन्वर्ट हुआ 20 ग्राम। इजी, क्लियर है? क्लियर है। अब आप देखो, अगर डाउट है तो पूछ लो। राखी गुप्ता, राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ परसेंटाइल क्वेश्चन, जस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस। अर्पित, आंसर मैं बता दूंगा, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं क्लियर है यार? अक्षमित सक्सेना 100 ग्राम का यूज क्यों नहीं है? एक का x दूसरे का 100 माइनस एक्स, उसी इक्वेशन से तो x की वैल्यू हमने निकाली थी। क्लियर है? सही। अब आंसर पे आते हैं। आंसर इसका है D 47.8 ग्राम। ठीक है, क्लियर? चलो फिर ठीक है। आंसर वेंकटेश आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, 47.8। मेरा हो 20-40 मत देखना हो, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, मूव करें। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम लगेगा तुम्हें, बस मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही कर पाते हो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, फिर से कह रहा हूं, बहुत आराम से सोचना, टाइम लेना, फिर सॉल्व करना। ठीक है, 2 लिक्विड A एंड B। तब तक मैं ना डायग्राम बना रहा हूं, मेरे डायग्राम को मत देखना, आप आराम से पढ़ो, आप अपने पेन और पेपर यूज करो, कैलकुलेटर यूज करो और कर लेना। ठीक है, प्रियांशु गर्ग, सॉरी, मैं अब ध्यान रखूंगा, स्क्रीनशॉट लेना होता है करके, है ना। फॉर एडवांस दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, यस। 2 liquid A and B form an ideal solution. This solution has vapor pressure 700 torque. A and B, तो XA XB इसका मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। टोटल वेपर 700, ओके। इसका वेपर प्रेशर 700 है। इट इज डिस्टिल्ड टिल 2/3 ऑफ द सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एट कंडेंसेट। तो भाई साहब इसको कंडेंसेट भी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3। The mole fraction of A in the condensate is 0.75. अच्छा, .75 and that of residual liquid, अच्छा 2/3 गया तो बचा 1/3, तो ये रेसिडुअल लिक्विड है। That of residual liquid mole fraction of X dash A is 30, X A double dash कर देते हैं 0.3. If the vapor pressure of the residual liquid at 80 degrees 600, इसका मतलब है ये वाला 600 है। Which of the following is true? पद्मा, ट्राई करो, समझ आएगा। चलो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा, ठीक है। 2-3 बच्चों ने लिख दिया क्वेश्चन समझा दीजिए, तो एक बार क्वेश्चन समझाता हूं, आंसर नहीं बता रहा, आंसर फिर आप ट्राई करना, है ना। देखो क्वेश्चन इसको छोड़ दो, मैं समझा देता हूं, यहां पे देखो फिगर को। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना,
एक सोल्यूशन है ए और बी का, है ना, ए और बी का मोल फ्रैक्शन है XA और XB, और इस कंटेनर का वेपर प्रेशर है 700। अब होता क्या है कि जब आप जैसे ना कोई सोल्यूशन है, जैसे मान लेते हैं यही ए और बी का सोल्यूशन है, हाँ मल्टीपल करेक्ट है शालिनी, सॉरी मैंने ये बताया नहीं आपको, ये मल्टीपल करेक्ट है। तो ये जैसे सोल्यूशन है, तो जब ना ये इवोपोरेट करेगा तो यहाँ वेपर आ जाएंगे ना, तो आप क्या कर रहे हो, इस वेपर को, इस वाले कंटेनर में ए और बी था और इसका प्रेशर कितना था 700, तो इस वेपर को आप कलेक्ट करो और दूसरे कंटेनर में कंडेंस करो। एक बार किया, फिर से वेपर बन गए, फिर से कलेक्ट करो, फिर से कंडेंस करो, 2 बार कर दिया, ऐसे करते जाओ जब तक इस लिक्विड का 2/3 यहां ना आ जाए। तो देखो 2/3 आ गया, तो 2/3 जब यहां आया तो एक और नया लिक्विड बना जहां 2/3 कंडेंसेट आया था, उस लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन है 0.75, और जो बच गया वो 1/3 होगा, तो बचे हुए में ए का मोल फ्रैक्शन है 0.3। इस कंटेनर का टोटल प्रेशर है 600, इस कंटेनर का टोटल, फर्स्ट वाले कंटेनर का टोटल प्रेशर है 700। तो आपको बताना क्या है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। रौनक देख लिया मैंने आपका, मेरे को आंसर पता नहीं है अभी, आंसर इसको बात डिस्प्ले में आएगा तब देखेंगे, अभी तो क्वेश्चन समझा है, एक बार ट्राई कर ले। मुझे लगता है इसका सही मेथड आपने सॉल्व किया नहीं होगा अभी। अच्छा, सबके आंसर आ गए है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूं। मैं एक्सप्लेन करूं। फाइन, ठीक है, डन डन डन। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। देखो मैं तो इसको ऐसे सोच रहा हूँ कि एक इक्वेशन तो हम फर्स्ट वाले से बना ही सकते थे, वो मैं बना लेता हूँ पहले। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले से, P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA इक्वल टू 700। फर्स्ट इक्वेशन में डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो गिवन है। ए और बी का मोल फ्रैक्शन था 700 mm प्रेशर था, ये फर्स्ट क्लियर है सबका। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट हमारा पेरेंट कंटेनर था ना, जिससे आप कंडेंसेट को कैलकुलेट कर रहे थे या निकाल रहे थे, उस पर टोटल मोल ए और बी के कैपिटल N है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, थोड़ा अलग मार्कर से लिख लूं। इस कंटेनर में थोड़ा स्पेस ही कम है। इस कंटेनर में टोटल मोल्स, ध्यान से देखना, हाँ, टोटल मोल्स कैपिटल N है, और कैपिटल N में क्या है यहां पे मेंशन कर देते हैं। कैपिटल N है Na प्लस NB इन फर्स्ट कंटेनर, ठीक है। तो यहां पे टोटल मोल N थे, तो जब 2/3 गए तो यहां पे टोटल मोल कितने हो गए, 2/3 इंटू N। यहां पे टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 1/3 इंटू N, क्योंकि 2/3 उस वाले में चले गए थे और 1/3 सेकंड वाले में आ गए थे। तो मैंने मोल को का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर दिया
कि यहां पे 2/3 आ गए, यहां पे 1/3 आए। अब ध्यान से सुनो, हम ये बोल सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई टोटल मोल इक्वल टू मोल ऑफ ए, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे टोटल मोल से तो टोटल मोल कट गया, जिसका भी मोल फ्रैक्शन था उसके मोल आ गए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जिस स्टेप में नहीं आएगा समझना, सेकंड कंटेनर, सो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये फर्स्ट कंटेनर था, ये सेकंड कंटेनर है और ये थर्ड कंटेनर है। तो सेकंड कंटेनर के लिए मैं लिख रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था 0.75, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई टोटल मोल थे 2/3n, दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इन सेकंड कंटेनर। इससे कन्विंस्ड हो आप सेकंड कंटेनर में। और एक मजेदार बात क्या है, अगर ये चीज आपको सही लगी है तो आप ये भी कह सकते हो कि थर्ड कंटेनर में आप लिख सकते हो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3n is the total number of mole in the second container, सॉरी थर्ड कंटेनर सेकंड कंटेनर, सही है। और यार ये ए और बी के मोल आए कहां से, ये तो इससे ही आए ना। तो फर्स्ट कंटेनर में ए के मोल कितने होंगे, समझना इस बात को। फर्स्ट कंटेनर में ए के मोल होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इन सेकंड, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन सेकंड। अच्छा, अब फर्स्ट कंटेनर में ए के मोल अगर आप निकालोगे फर्स्ट कंटेनर में, तो वो आ रहा है 0.75 इंटू 2/3n प्लस 0.3 इंटू 1/3n। ये ना मोल ऑफ ए इन फर्स्ट कंटेनर आ रहे हैं, ध्यान से सुनो। मोल ऑफ ए से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे आ गया, तो क्या करना होगा मुझे, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल थे कैपिटल एन, तो ये एन से एन कैंसल हो गया, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आ गई। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को आप यहां पे रख दो, है ना। तो अगर आपने यहां पे रखा तो आपको एक एक्सप्रेशन मिला, P0A P0 B इक्वल्स टू इतना मिला, एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन और बन रही है, और वो इस कंटेनर से बन रही है। कैसे बन रही है देखो जरा, XA 0.3 है, टोटल प्रेशर 600 है, तो एक इक्वेशन और ये बन गई सेकंड वाले के लिए कि P0A इंटू 0.3 P0B इंटू 0.7 इक्वल्स टू 600। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन जिसमें P0A P0B आपका वेरिएबल है, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन जिसमें P0A P0B वेरिएबल है, क्योंकि XA मैं निकाल चुका हूं यहां से। इस XA को मैं यहां पे रखता हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बनती है, एक इक्वेशन ये बनती है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल P0A P0B की वैल्यू आ गई। पहले पूरा क्वेश्चन देखो, अगर जहां नहीं समझ आया वहां पे पूछना। अब पूछोगे कैसे, तो मैं पॉइंटर लगा देता हूं, है ना, वो स्टेप्स लगाता हूं। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, मोल फ्रैक्शन फिफ्थ स्टेप है, इक्वेशन सिक्स्थ स्टेप है, और दूसरी इक्वेशन सेवेंथ स्टेप है। अब आप स्टेप से सर, बट यार कुछ मोल वेपर पे होंगे, संभूति हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे, बट जब आप को कोई क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा है कि 2/3 तक आप वहां पे लेके गए हो, तो मैं ये नहीं मानता कि वेपर पे भी मोल रहे होंगे। पद्मासुरा, यस इट इज एडवांस क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में नहीं, ये तो ओलंपियाड का क्वेश्चन है, सॉरी। फर्स्ट में Na1 Na2 Na3 होगा, तो लिखा तो है ज्ञानेंद्र, मैंने Na1 इक्वल्स टू Na2 प्लस Na3 लिखा है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट कंटेनर में, तो मैंने वो मेंशन किया है फर्स्ट वाले स्टेप में। देख आंसर पे आ रहा हूं मैं सार्थक, पहले अगर मैं आंसर में आऊंगा तो ये हट जाएगा ना। ठीक है, मैं इसको डिलीट करूं, अब आंसर पे आते हैं। आंसर इज ए, बी और डी। यार बहुत सारे बच्चों ने ए बी डी लिखा था, वैसे ए बी डी आंसर बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, अच्छा सॉल्व किया जिसने भी लिखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मूविंग अहेड। ब्रिलियंट क्वेश्चन, ट्राई करो।
या आज था ACD, जो आंसर ACD ही है। सेठ निखिल मैंने तो सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करना, बी वाला भी आ जाएगा। अब कुछ गड़बड़ है क्या, आंसर बार बार पूछ रहे हो? ABD इज द करेक्ट आंसर। द कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल XA वॉज 0.4। तो वो आप ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 आ रहा होगा, आप सॉल्व करो। मोल फ्रैक्शन निकालो आप। ABD इज करेक्ट आंसर है, ACD नहीं। अब यार मैंने कैलकुलेट तो किया नहीं है, 0.6 आ रहा है पूछ रहे हो, ओके। बिल्कुल सही कह रहे हो आस्था आप, ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा ही है, तो ये नहीं है, आंसर गलत है। सी इज करेक्ट, आई होप सी करेक्ट है ना, सी वाला करेक्ट है। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये एक्स से डैश होना चाहिए, अगर एक्स से डैश कर देते तो शायद सही होता, तो भी नहीं होता। बी वाले का कंटेनर का शायद निकालना होता, तो खैर अब मैं समझ गया क्या कह रहे हो आप, बी तो हो नहीं सकता था। आई होप सी करेक्ट आ रहा है आपका और डी करेक्ट आ रहा है, तो ACD इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ मेरे को लग रहा है वो XB होना चाहिए था, एनीवे छोड़ देते हैं उसको। तो अब नाउ द करेक्ट आंसर इज A, C एंड D। ठीक है, फाइन, परफेक्ट। अब आते हैं हम अगले में, ये वाला ट्राई करो। तुम तब तक ट्राई करो, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलाटाइल सब्सटेंस A is 400 when the same another volatile is 500, C 400। इसका आंसर किसी का आया क्या? अस्मित, आंसर इज, यार इसमें तो 3 चीजें पूछी है ना, ABC का मोल फ्रैक्शन, तो आप जो लिख रहे हो मोल फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता 1 से बड़ा। नहीं सक्सेना जी, नहीं। इसमें वेरिएबल ज़्यादा लग रहे होंगे।
तन्मय एक्स ए और एक्स ए डेक्स का अगर रिलेशन ही बन जाता तो क्वेश्चन बहुत इजी नहीं था। हाँ 3 वेरिएबल, थोड़ा और सोचो तो शायद आ जाए। जब मैंने शुरू में किया था तो मेरा भी ऐसे ही आया था, थोड़ा और फाइट करो। छोटा सा ट्रिक है, अगर पकड़ लिया तो बता दोगे। ज्ञानेन थोड़ी देर में आंसर बताता हूँ, बट पता नहीं, मुझे आंसर याद नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं। ध्रुव थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इतनी जल्दी आंसर कैसे आया? वेंकटेश कैसे किया? 0.24 0.56, मुझे आंसर याद नहीं है, किया कैसे वैसे? ये वेरिएबल्स को कैसे एलिमिनेट किया? वेयर 600 mm यूज, ये नहीं पता मुझे। रेशियो में लेके, ये इतनी जल्दी होने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, सोचना पड़ेगा इसमें। सुधीर मैं बताता हूँ, रेड्डी जी मुझे तो सही सा लग रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से एन ए एन बी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है। अब सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और सेकंड इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अलग अलग है, पता है आयुष गुप्ता, अगर आप रिलेशन निकाल भी रहे हो तो। साइना गुप्ता, ए और बी का मोल फ्रैक्शन, अच्छा स्टेप अप के नोट्स में मिला नहीं तन्मय, स्टेप अप के नोट में ये नहीं होगा। चलो मैं बताता हूं, देखो ये वाला इक्वेशन सबने लिखा होगा कि पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, और ये है हमारे पास 470, पी नॉट ए है हमारे पास 400 एक्स ए, पी नॉट बी है हमारे पास 500, 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से आप एक्स ए निकाल लो तो आपको एक्स बी भी मिल गया, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इसमें तो आपने सी ऐड कर दिया। रौनक का भी आंसर, अभी रौनक 2 मिनट रुक जाओ। हाँ तुम रुक जाओ कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। सर पीवी, आस्था पीवी मतलब कुछ गलत लिखा क्या? इक्वेशन तो सही है। हाँ मैं शुभम रुका हूँ, अभी बता नहीं रहा हूँ। आस्था बिल्कुल नहीं लगा सकते, पीवी को 10 RT कैसे लगा लोगे? आपको वॉल्यूम भी नहीं पता, टेम्परेचर भी नहीं पता, और वैसे भी वेपर के लिए आप चाहो तो लगा सकते हो, बट आपके पास डेटा नहीं है, टेम्परेचर गिवन नहीं है। सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, वॉल्यूम ही गिवन नहीं है, टेम्परेचर तो 298 लिखा हुआ है। बट पीवी को 10 RT से और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता क्वेश्चन। खैर मैं ये वाली ये वाला क्लियर है आपका, ये वाला सबका क्लियर होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। किसी ने कैलकुलेट किया क्या एक्स ए एक्स बी की वैल्यू? बता दो अगर कैलकुलेट किया तो। इस वाले से जो मैंने अभी लिखा उससे एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बता दो। एक्स ए कितना आ रहा है इस वाले में? एक्स ए से एन ए एन बी कैसे निकालेगा यार? मोल फ्रैक्शन से।
0.3, अच्छा एक्स ए 0.3 है तो एक्स बी को 0.7 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूं ना, इस पे आपने सी डाला है। इसमें अच्छी बात क्या है, जरा इस लाइन को पढ़ो, इससे तुम्हें कुछ हिंट मिल जाएगा। ये वाली लाइन, टू द रिजल्टिंग सोल्यूशन थर्ड वोलाटाइल, इसका मतलब ए और बी, जैसे ना ये कंटेनर था, इसमें ए और बी पहले से थे और इसमें आप सी डाल रहे हो, तो इससे क्या हुआ, ए और बी का मोल फ्रैक्शन बदला लेकिन ए और बी के मोल नहीं बदले। इससे तो आप मानते हो, मेरे को कन्विंस हो गए। एक्सए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, मैं ये नहीं कहता कि यहां पे 0.3 होगा, लेकिन एक्सए का मोल यहां और यहां सेम होगा। तो चलो अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि इस पे जरा टोटल मोल्स ए और बी के टोटल मोल कैपिटल एन है। तो इस इक्वेशन को जरा देखना, 496 इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए डैश पी नॉट बी एक्स बी डैश पी नॉट सी एक्स सी डैश। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। 496, पी नॉट ए था हमारे पास 400, एक्स ए को देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स ए को मैं लिखता हूं 0.3 n। 0.3 इसका मोल फ्रैक्शन था और टोटल मोल मैंने कैपिटल एन लिए, तो मोल फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए के मोल आ गए, डिवाइडेड बाई टोटल मोल ए और बी के कैपिटल एन थे और सी के मोल ले लेते हैं सी। पहले इस इतनी सी बात, पहले 0.3 n बाई सी, ये वाला क्लियर है, पहले बताना जरा, फिर आगे की चीज तो सब समझ जाओगे। क्या किया मैंने, समझ गए ना? मैंने कहा कि ए और बी का आपने सॉल्यूशन लिया था, उस पे आपने सी डाला था, यानी ए और बी के मोल तो फिक्स थे, सी के आने से ए और बी के मोल फ्रैक्शन बदल गए। तो मैं कह रहा हूं कि यार मोल फ्रैक्शन को टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए के मोल आ जाएंगे। अब ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल एन, ए और बी दोनों आ गए थे, प्लस सी कर दिया मैंने। ठीक है अभिषेक, मैं अभी आंसर में नहीं आया, थोड़ा सा और वेट करना है। ये वाले से कन्विंस हो आप, परफेक्ट फाइन। तो बी का मोल फ्रैक्शन था 500, तो सेम चीज मैं बी के लिए भी कर लूं। बी के मोल फ्रैक्शन थे 0.7 इंटू एन कर लेते हैं इसको, 0.7 n, और यहां पे आ जाएगा आपका n प्लस सी। अच्छा, प्लस 600 आ गए, ये हो जाएगा सी n प्लस सी। इसी तरह से किया तो बिल्कुल ठीक है यार। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको ना एक वैल्यू मिल जाएगी, n बाई सी का एक रेशियो मिल जाए। किसी ने निकाला है तो जल्दी से बता दो, n बाई सी निकाल सकते हो ना? इससे दोनों तरफ n डिवाइड कर देना, सॉल्व करना, n बाई सी आ जाएगा, n बाई सी आ जाएगा। निकाला है किसी ने? किसी ने निकाला तो आंसर लिखना। ऋषभ अभी आंसर मत कर यार, n बाई सी की वैल्यू अगर निकाली तो बता दे। n बाई सी 4 नहीं होगा, इतना बड़ा कहां से आ जाएगा? n को 1 पुट करके किया, हाँ ये गलत है, आप अगर n को 1 पुट किया तो 26/104 निकला है। ठीक है, आई होप ये करेक्ट हो, 26/104। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई। n थे a और b के मोल, c थे आपके वो मोल। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालना है मान लो, तो क्या मैं xa को ये लिख सकता हूं, ये हो जाएंगे हमारे xa के मोल 0.3 n बाय n प्लस सी। अब आपने ना n बाई सी की वैल्यू निकाली है 26/104, तो उस वाले एक्सप्रेशन में क्या मैं c की वैल्यू लिख सकता हूं ऐसा, n बाई 26 इंटू 104, तो ये हो जाएगा 10.3 n प्लस 102 n बाई 26। तो इससे n कैंसिल हो गया, अगर इससे n और n कैंसिल हो गया तो x से डैश आ गया। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी था, समझ आया कि नहीं? पहले बताओ, आंसर बताता हूं अभी मैं। समझ आया? आंसर बताने के लिए मिटाना पड़ेगा, फिर मत पूछना कहां से क्या हुआ था। अब कोई लाइन में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। सी इज n बाई 4। यार वो कैलकुलेशन में मत पूछ यार, कैलकुलेशन तुम करो, मैंने तो ये बता दिया था। ए और बी को एक अलग सॉल्यूशन में ले लो। क्यों ले ए और बी को अलग सॉल्यूशन में? ए और बी में ही तो सी डाला था यार। ठीक है, चलो अब आंसर दिखा रहे हो आप, आंसर देखो। सो दिस इज द आंसर, XA 6/31। अब आप अपने आंसर को मैच कर लेना, फ्रैक्शन में ले लेना इसको, क्योंकि आप सब फ्रैक्शन में दे रहे थे आंसर, तो आपको पता चल जाएगा करेक्ट है कि नहीं।
ठीक है, आगे बढ़े। संभूति, अगर आपने मोल फ्रैक्शन लिक्विड के निकाल लिया तो आप वेपर के कैलकुलेट कर लोगे ना। P0A मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, PT मल्टीप्लाइड बाय YA मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो निकल गया मोल फ्रैक्शन भी। हाँ रवि मंडल, वेपर का ही लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिक्विड का निकाल दिया यार, वेपर का तो निकाल ही लोगे, उसको क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश, PT तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, YA। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। हाँ ये भी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखें क्या सोचते हो। ये किया भी होगा तुमने क्योंकि पुराना क्वेश्चन है तो हर बुकलेट में दिखता है। थोड़ा फास्ट करना, लेकिन कैलकुलेटर यूज करना, इसमें तो करना ही पड़ेगा। बहुत बार देखा भी होगा ये वाला क्वेश्चन, तो पुराने आईआईटी में आया हुआ था, बट ट्रिकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट में फर्क आ रहा है। अरे निखिल पॉइंट को छोड़, मेथड को देख ले, अगर मेथड समझ आया कि नहीं। कैलाश कह रहा है N/C4 ही आ रहा है। पता नहीं यार, बहुत लंबी कैलकुलेशन थी। खैर फर्क क्या पड़ा, अगर N/C4 आया तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मुझे निकालना था 0.3 N/N+C था ना, तो 5C आ जाता वो, तो 1.15 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाता। मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेट करो। तनुप्रिया आप भी कह रहे हो N/C4 आ रहा है, तो हो सकता है सही है वो। इसको ट्राई करो, ये रियली बहुत अच्छा है। और इसका आंसर के अलावा ना मुझे, चलो तुम पहले ट्राई करो फिर मैं पूछूंगा, फिर देखते हैं आपके आंसर किस तरीके से आए। हाँ सर, प्रीवियस ईयर मैंने तो बोल ही दिया पहले कि ये वाला आप लोगों ने किया भी होगा, हर बुक में हर बुकलेट में है, बट अच्छा क्वेश्चन है। आयुष थ्योरी तो मैंने पहले पूछ ली थी, किस में डाउट है, सबने कहा थ्योरी आती है, तभी तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन ही थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। हर्षवर्धन का आंसर आ गया। हाँ कैलाश शायद। यार निखिल इतना बड़ा लिखा है तूने, पढ़ने तक तो ऊपर चला गया। पॉइंट 73 है पक्का। चलो एक बार आंसर ही देख लें यार, सॉल्व करने से पहले। 0.72 बिल्कुल सही, बहुत सारों ने लिखा है। 0.72, 0.73 वो सक्सेना वो भी सही है। तनुप्रिया 0.74, हाँ करेक्ट है। 0.72 अगर आंसर है तो सही अटेम्प्ट किया है तुमने। अच्छा एक बात, चलो अटेम्प्ट तो तुमने कर लिया, मुझे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही किया भी होगा। एक छोटी सी चीज़ बस पूछनी है, वो देखो उसका आंसर बताना। यहाँ पे ना ये एक बात लिखी है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन डेंसिटी इतना ग्राम इंक्रीज बाय ए फैक्टर एज इट वेपोराइज टू ए लिक्विड टॉलिन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक
मोल बेंजीन जब इवोपोरेट करेगा तो उसका वॉल्यूम इतने टाइम्स बढ़ जाएंगे, यही मतलब है। इस एक लाइन से आप वेपर प्रेशर को निकाल सकते हो। कैसे, इसको समझाता हूं मैं। देखो, कहना इसे PV इक्वल्स टू nRT। अब P हो गया प्रेशर, ये निकालना है मेरे को। V हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितने टाइम बढ़ गया, 1 मोल अगर मैं बेंजीन का लेता हूं, ठीक है, तो 1 मोल बेंजीन का मतलब हो गया C6H6, तो 78 ग्राम। अब आप ये देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मास अपॉन डेंसिटी कर दूं, तो ये मास था, डेंसिटी 0.877 है। अब ये क्या आया बताना जरा, ये 78 अपॉन 0.877 ये आया ml। किसका ml है ये है बेंजीन का। क्या, कौन सा, अगर मैं बेंजीन के 1 मोल लूं तो उसका ये वॉल्यूम होगा। अब इसका क्या मतलब है समझना। देखो ना, ये वाटर है, ये मान लो 100 ml वाटर है, छोड़ो 100 ml, ये मान लेते हैं 18 ग्राम वाटर है। तो 18 ग्राम वाटर का मतलब हुआ डेंसिटी 1 थी तो 18 ml वाटर। 18 ml वाटर का मतलब है 1 मोल वाटर। तो ये 1 मोल वाटर इतना सा ऑक्यूपाई कर रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर इसको आप इवोपोरेट करोगे तो 3000 टाइम बढ़ जाएगा इसका वॉल्यूम। इवोपोरेट करेंगे तो फैल जाएगा ना, तो वही काम यहां पे भी हुआ है। तो वो कह रहा है कि यार अगर मेरे पास बेंजीन है, उसका 1 मोल लिक्विड बेंजीन को इवोपोरेट करेंगे तो वो 2700 टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 2750। तो मैंने निकाला कि 1 मोल बेंजीन C6H6 इतने ml ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यही 1 मोल बेंजीन जब इवोपोरेट करेगा तो उसका वॉल्यूम होगा 78 अपॉन 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 2750। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल बेंजीन अपॉन इवोपोरेशन। मानते हो आप? अब मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझना। पहले मैंने ये निकाल लिया कि 1 मोल बेंजीन अगर इवोपोरेट करता है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 78 बाई 0.87 मल्टीप्लाइड बाई 2750। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल बेंजीन अपॉन इवोपोरेशन। तो देखो, इस पार्ट को मैं यहां यूज करना चाहता हूं। यहां पे मैंने कहा कि भाई 1 मोल बेंजीन है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 20 डिग्री दी है, टेम्परेचर 293, 1 मोल बेंजीन 0.081, टेम्परेचर 293। अब मुझे निकालना था प्रेशर, और वॉल्यूम मेरा आया था 78 बाय 0.877 इंटू 2750। ये प्रेशर P नॉट ऑफ बेंजीन है। बस मुझे आप ये बता दो ये सही है, इससे जो प्रेशर आ रहा है वो P नॉट ऑफ बेंजीन, ये सही है लाइन या नहीं है? ये अगर सही है तो आप टॉलिन का भी निकाल लोगे, दोनों का P नॉट आ जाएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप ये बता दो ये वाली लाइन सही है या नहीं है, जल्दी से बताओ। आर यू कन्विंस कि PV इक्वल टू nRT में मैंने ये इक्वेशन पुट किया और जो प्रेशर कैलकुलेट किया है वो वेपर प्रेशर है? सही है अथर्व? कैसे सही है बता। कैसे सही है? आप जो सही लिख भी रहे हो क्या, देखो लॉजिकली सोचो यार, 1 मोल बेंजीन को इवोपोरेट कर रहे हैं, उसका जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर बन गया, ये कैसे सही हो सकता है? 1 मोल बेंजीन, तो ये मैं ये बोलूं यार पानी है, 1 मोल पानी को आप इवोपोरेट कर दो तो उसका जो प्रेशर है वही वेपर प्रेशर है। तुम इस बात से कन्विंस्ड हो? अब देखो, पहले यस लिख रहे थे, अब नहीं लिखने लगे हो। होगा तो देखो ये ऐसे ही देखो सुनो, क्यों है ये सही है, इसको समझाता हूं पहले कि क्यों ऐसा है। देखो, आप ना वेपर प्रेशर का क्या मतलब समझते हो? मैं यहां पे जो लिख रहा हूं वेपर प्रेशर एक्चुअल में यही है ना कि ये लिक्विड था, ये इवोपोरेट करता है, ये कंडेंस करता है। जब इवोपोरेशन कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं तो यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वही वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब सुनना, चलो मान लो यहाँ पे ना x मोल है
और x मोल इक्विलिब्रियम के मोल थे। तो अगर x मोल इक्विलिब्रियम के मोल थे तो x मोल की वजह से जो प्रेशर है दैट इज व्हाट वी कॉल वेपर प्रेशर। अब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, PV इक्वल्स टू nRT, अब PV इक्वल टू XRT, n की जगह मैंने x रखा, x वो मोल थे जो इक्विलिब्रियम पे थे, तो उसका जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है। मुझे लगता है इससे आप कन्विंस्ड हो गए। अब पॉइंट था कि उस वाले में क्यों मैं 1 मोल को मैं वेपर प्रेशर कह रहा था, रीजन बिहाइंड कि 1 मोल अगर मैं लेता हूं तो n की जगह 1 रखूंगा और 1 के लिए v रखूंगा। अगर x होता तो n की जगह x रखता और ये x फैक्टर v में भी मल्टीप्लाई करता, तो ये x से ये x कैंसिल होता। 1 मोल के लिए प्रेशर डिफाइंड होता, इसलिए वो वेपर प्रेशर होता। ये लाइन समझ आई? देखो अब दोबारा से उस क्वेश्चन पे आता हूं। ये लाइन समझ आ गई सबके? तनवीर ये सही नहीं आपका एक्सप्लेनेशन है कि बेंजीन लेंगे तो 1 मोल वैलिड है। मैं तो कह रहा हूं किसी के लिए भी वैलिड है यार। x मोल की प्रेशर से तो आप कन्विंस्ड होते, तो 1 के लिए अगर v के टर्म में वही फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई होता तो वो कैंसिल हो जाता, तो वेपर प्रेशर अपने आप ही आ जाता। फिर से बता दूं, चलो एक बार और बताता हूं। देखो मेरे को ना एक पहले तो ये x मोल वाला मुझे लगता है इसमें डाउट नहीं होगा। देखो होता क्या है कि आपको मैंने कहा कि बेंजीन के लिए बेंजीन 78 बाय 0.877 इंटू 2750 ये वॉल्यूम था, है ना। तो चलो मान लो बेंजीन के केस में 1 मोल का वॉल्यूम इतना है और x मोल वेपर प्रेशर आ जाता, तो अब इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। PV इक्वल टू nRT कैन बी रिटन एज P, मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने लिखा P। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 78 बाई 0.877 इंटू 2750, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। और वॉल्यूम ऑफ x मोल कितना, इंटू x करोगे तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, तो इंटू x किया। अब ये वॉल्यूम ऑफ x आ गया और कितने मोल, x R T। अब देखो x मोल का प्रेशर ही वेपर प्रेशर है, ये हम बोल चुके हैं, क्योंकि x क्या है, x वो मोल थे जो वेपर पे आए थे, इसीलिए 1 मोल वेपर प्रेशर को रिलेट कर देते हैं हम। देखो जिसने भी दोबारा बोला था वो समझ आ गया अब। क्लियर है? सेवन टू 8 मिनट का डिले है वैसे ये। फाइन, पहले सही सोचा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन होमवर्क है, बताऊंगा नहीं, आप इसको उस पे डाल देना कमेंट पे, इसका सॉल्यूशन कमेंट में डालना। यार मैं कमेंट में आंसर देता हूँ, मैं जिनको भी आंसर लिख के देता हूँ अपलोड करते हैं, आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, तो इसलिए मैं आप थोड़ा हर लाइन को डिफाइन करके लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क का है, इसको आज अभी सॉल्व करना है और 4 बजे से पहले सोल्यूशन डाल देना। कई सोल्यूशन में मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं आपके सोल्यूशन जरूर देखता हूँ, ठीक है। सब में कमेंट नहीं करता, देखता जरूर हूँ। अगर कोई ऐसा एरर दिख रहा होगा तो मैं लिख भी दूंगा। इसका आंसर मैं उसी में, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन 5 बजे डालूंगा, तब तक आप इसको आराम से करना। अब पद्मा क्यों नहीं यूज कर सकते PV इक्वल टू nRT? PV इक्वल टू nRT इज वैलिड फॉर ऑल द गैस मॉलिक्यूल। इफ बेंजीन इज इवोपोरेटेड एंड कंप्लीटली कन्वर्टेड टू गैस, व्हाई कैन नॉट वी एबल टू यूज PV इक्वल टू nRT? बिल्कुल यूज कर सकते हो आप। बेंजीन लिक्विड होता तो मैं नहीं यूज करता, मैं तो कह रहा हूं बेंजीन का 1 मोल कंप्लीटली इवोपोरेट कर रहा है, यानी गैस बना, तो गैस के लिए क्यों नहीं यूज होगा? हाँ, डैशबोर्ड में रवि मंडल 5 बजे डाल दूंगा सोल्यूशन, तो 5 बजे से पहले आप अभी सॉल्व करो ना यार, अभी सॉल्व करो। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करो, एक्चुअल आंसर निकाल करके आप अपलोड कर दो। सबके आंसर देखूंगा और 4 बजे के आसपास मैं अपना आंसर डाल दूंगा। ऋचा मैम को मैं ही लिख के देता हूं कैलाश, तब वो अपलोड कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिखना पड़ता है, फिर मोबाइल से खींचना पड़ता है, फिर अपलोड, उतना काम कहाँ होगा, तो इसलिए मैं लिख के दे देता हूं, तो ऋचा मैम अपलोड कर देती है। ओके कैलाश, ऋचा मैम ने कहा था कि मैं क्लास में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लेकिन मेरे पास अभी है नहीं यार,
तो मैं फ्राइडे वाली क्लास में याद से कर लूँगा, ठीक है? ठीक है, फाइन। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक इसका सोल्यूशन डाल देना, ठीक है? थैंक यू।